बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल स्टडी टीम बनारस में। आज देखिए हम बात करेंगे 6 फरवरी 2023 का प्रश्न पत्र जो कि सीटेट कक्षा 1 से लेकर 5 तक का प्राथमिक स्तर का आया हुआ था। अब तो आप सभी को पता है कि ऑफलाइन मोड में एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे, तो यही सारी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, आप उनको अच्छे से रिवाइज करके चले जाइए। आपका बिल्कुल अच्छे मार्क्स के साथ आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो देखिए जो 6 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था ना, उसके टोटल हमने 15 नंबर तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है बहुत ही अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख लीजिए। आज हम 16 to 30 मतलब कि ये पार्ट सेकंड होगा वीडियो CDP का, ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो इसको हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो हम 16 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लो परफॉर्मेंस ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स इन स्कूल इंडिकेट्स दैट। तो देखिए ये जो विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। तो जो लो बैकग्राउंड मतलब कि सुविधा वंचित, जिन्हें कोई भी सुविधा न मिली हो, उस तरीके के जो बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो स्कूल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव टू नीड्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ ऑल चिल्ड्रन, मतलब विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकता और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कैसे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का मतलब आपको बेसिकली समझना होगा कि जो कुछ ऐसे विद्यालय होते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे घरों के, और एडमिशन भी उनका वहीं होता है, मतलब कि जो अच्छे अच्छे घर से बिलोंग करते हैं। बट जो हमारा सरकारी स्कूल होता है वहाँ पे आपको किसी भी वर्ग के, किसी भी बैकग्राउंड के, किसी भी सुविधा वंचित बच्चे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उनका जो निम्न स्तरीय निष्पादन है, मतलब वो अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो वो क्या संकेत करता है? तो वो यही संकेत करता है कि स्कूल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव, मतलब विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकता और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। देखिए ये सारे ऑप्शंस गलत हैं कि माता पिता शिक्षा के महत्व नहीं समझते, ये तो गलत है। विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है, देखिए ये चीज़ सही है, बट यहाँ पे सुविधा वंचित पृष्ठभूमि पूछी गई ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं, विद्यालय सभी लोगों को एक साथ नहीं कर पाता है, ठीक है। अब देखिए विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? तो जो सामाजिक वाला है, सोशल व्यू, यही सपोर्ट करती है कि विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। देखिए सामाजिक कारक आ गए तो आपको बस सामाजिक वाला ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर सी। तो यही दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि श्रवण बाधित बच्चे हैं, मतलब विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो जो अध्यापक है उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो। मतलब जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं, श्रवण बाधित हैं, तो कान से तो उनको प्रॉब्लम होगी लेकिन आँख तो उनका सही सलामत है। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि बोलने के साथ साथ, कोई भी चीज़ पढ़ाने के टाइम बोलने के साथ साथ उसको दृश्यात्मक रूप में भी प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने देना चाहिए कि बच्चे अगर सुन नहीं पा रहे एटलीस्ट उसको देख कर समझ सके। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है? स्टूडेंट्स विथ गिफ्टेडनेस आर लाइकली टू। तो खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, मतलब जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेधावी होते हैं तो वो बहुत उनमें ईगरनेस होती है कि किसी भी प्रकार से हम समस्या का समाधान पा लें। तो शो ईगरनेस टू फाइंड सॉल्यूशंस, आपका इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाकी देखिए ऑप्शंस आपके तीनों ही गलत है कि तुलना वगैरह, काफ़ी धीमी प्रतिक्रिया, चुनौती भरा कार्य तो उसे तुरंत छोड़ देते हैं, ऐसा तो करते नहीं हैं। तो ये सारे ऑप्शन इसलिए गलत हैं। आपका बचा ऑप्शन नंबर डी कि उनका जो समाधान खोजने के प्रति बहुत ज़्यादा वो ईगर शो करते हैं, इच्छुक व्यक्ति होते हैं जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसको कहते हैं ADHD शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। तो जो ADHD वाला बच्चा होता है ना, वो सिर्फ एक ही पहलू, मतलब एक टाइम पे एक ही चीज़ को एकाग्र कर पाता है, कभी उसको प्रॉब्लम भी हो जाती है उस चीज़ में, एकाग्र भी नहीं कर पाता है, तो उस बच्चे को क्या समस्या हो सकती है। तो लेक्चरिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक्स, अगर देखिए कोई बच्चा है उसको ADHD से पीड़ित है, मतलब वो घंटों तक वो एकाग्र नहीं रह पाता है, तो अगर आप बिना ब्रेक के घंटों घंटों उसको लेक्चर सुनाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, तो उसका जो डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर है वो उस पर हावी हो जाएगा और वो बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा। तो इस तरीके से जो बिना किसी अंतराल की लंबी अवधि तक अगर व्याख्यान दिया जाए तो ये बच्चे के लिए सही नहीं होगा और ये बच्चे के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। ओके, तो ऐसे क्या करना चाहिए, उन बच्चों को थोड़ा सा उन पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आप जानते हैं कि ADHD से पीड़ित है तो ये कोई भी काम वो जल्दबाजी में नहीं कर पाएगा और लंबी अवधि के लिए उसको लेक्चर देने से बचना चाहिए।
ठीक है। इनमें देखिए भूलने की प्रवृत्ति होती है, ध्यान में कमी होती है और ध्यान लगाने में इनको कठिनाई होती है, अति सक्रियता होती है, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ये काम करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे असर्शन और रीज़न है। देखिए कह रहा है अभिकथन एक, अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये तो बात सही है। अधिगम एक, इसका रीज़न है अधिगम एक सामाजिक गतिविधि और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सही विकल्प चुनना है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बोथ ए एंड आर दोनों ही सत्य है। मतलब कि जो अध्यापक होता है उसको अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करना चाहिए, समूह कार्य में भाग लेना चाहिए, क्योंकि जो अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान का सृजन करना चाहिए। जो प्रोजेक्ट मेथड होता है, डिस्कशन मेथड होता है, जो ग्रुप चर्चा होती है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। इसलिए आपका ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। देखिए यहाँ पे है, शिक्षण अधिगम के निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? तो जो बिहेवियर कंडीशनिंग है, व्यवहार अनुकूलन, ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में ये जो विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका उसको महत्व नहीं देती है। ठीक है। और देखिए जो अगर बात की जाए सहपाठी सहभागिता, जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। मतलब पीयर कोलैबोरेशन, डिस्कवरी लर्निंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, तो ये सारी चीज़ें बच्चों को करवानी चाहिए, बी, सी और डी। बट जो व्यवहार अनुकूलन वाला है ये बच्चों को महत्व नहीं देती है कि उनका ज्ञान डेवलप हो। विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? तो ये जिज्ञासा और अन्वेषण, जहाँ पे भी इंक्वायरी और डिस्कवरी दिखे बस बिल्कुल विद्यार्थी इनके द्वारा ही प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। बाकी ये जो ऑप्शन है वो गलत हैं। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है? जो प्रकार्यात्मक स्थिरता, कहीं पे भी अगर फिक्स्डनेस आ गई, फंक्शनल फिक्स्डनेस, मतलब कि नए तरीकों को छोड़कर बालक जो है पुराने ही तरीकों को आजमाए जा रहा है और उसी पे फिक्स है। मतलब लचीलापन न लाकर वो बिल्कुल उसी पे फिक्स है कि मैं काम करूँगा तो इसी तरीके से काम करूँगा। वो जो प्रकार्यात्मक स्थिरता आ जाती है वो चीज़ बाधक होती है। वो समस्या का समाधान नए नए तरीकों से नहीं कर पाते, इनोवेशन खत्म हो जाती है उनमें। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है। इसको देख लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? तो जैसे जो बच्चे होते हैं कुछ वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेते हैं कि अच्छा ये हम जब गाड़ी से चलते हैं तो सूरज भी हमारे साथ साथ चलता है, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस बना लेते हैं। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए अध्यापक का काम ये है कि विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए और इसको डिस्कस देखिए करना चाहिए। बच्चों को देखिए इंकरेज भी करना चाहिए कि ठीक है तुम्हारे मनोभाव में जो भी चल रहा है बताओ और तुम्हारी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या तुमने बना लिया है। बट ये भी है कि उस चीज़ को अपनी जो साइंटिफिक फैक्ट है उसके थ्रू बच्चों के जो ये मिसकंसेप्शंस बन गई हैं उसको हटाना भी चाहिए और इस तरीके से नहीं हटाना चाहिए कि बच्चों को लगने लगे कि नहीं नहीं अब हम लोग गलत सोच रहे हैं, अब हम लोगों को ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, बच्चों को इंकरेज भी करना चाहिए कि तुम बताओ क्या सोच रहे हो। बट इस तरीके से उनके मिथ को तोड़ना चाहिए कि वो एक साइंटिफिक बेस देकर कि हाँ ये रीज़न होता है कि तुम ये चीज़ ऐसा सोच रहे थे तो इसका ये साइंटिफिक रीज़न होता है, इसका एक वैज्ञानिक कारण होता है। तो उसके मिथ को तोड़ना चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो बाह्य अभिप्रेरणा मतलब कि जो बाहर से कोई चीज़ मिले, अंदर से जो खुशी मिलती है वो अंतः अभिप्रेरणा होती है। बाहर से खुशी मिले, लर्निंग टू विन अ कैश प्राइज, नगद पुरस्कार पाने के लिए जो अधिगम होता है वो बाह्य अभिप्रेरणा मतलब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करता है। ओके, देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा होती है आकांक्षा का स्तर, दुश्चिंता, और बाह्य अभिप्रेरणा देखिए पुरस्कार, प्रशंसा, प्रोत्साहन, दंड। तो ये सारी चीज़ें बाह्य अभिप्रेरणा होती हैं। ओके, अब देखिए साइमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है और बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। तो देखिए जो बार बार असफल हो रही है तो उसमें लर्न हेल्पलेसनेस, असहायता का सीखा हुआ ये जो भाव होता है ये उत्पन्न हो जाता है कि हम कितनी भी ट्राई कर रहे हैं, कितना भी कोशिश कर रहे हैं पर हम ये क्रैक ही नहीं कर पा रहे, ये एग्ज़ाम ही नहीं क्रैक कर पा रहे, या हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, या हम बार बार फेल हो जा रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं बार बार असफलता है, ये लर्न हेल्पलेसनेस यानी कि असहायता का सीखा हुआ भाव उत्पन्न करती है। ओके, और जब ऐसा ज़्यादा हावी हो जाता है ना बच्चों में तो वो सीखना बंद कर देते हैं, सोचते हैं कि अरे मुझसे होगा ही नहीं, मैं क्या करूँगा इसे करके। तो ये चीज़ बच्चों को ध्यान देना चाहिए, टीचर का ये कर्तव्य बनता है।
आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे? देखिए बचना चाहेंगे, ठीक है, मतलब क्या चीज़ आप नहीं करना चाहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा कि आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। निष्क्रिय रूप से, वो भी पैसिव, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड पैसिव देख लेना है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि पैसिव या निष्क्रिय वर्ड बिल्कुल सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव टर्म है। तो निष्क्रियता से तो आप बच्चों को कुछ भी करवाएंगे नहीं, सक्रियता से करवाएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज पर्सनल फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस लर्निंग? तो देखिए जो व्यक्तिगत कारक ऐसा कौन सा है, तो ये है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता सबकी अपनी अपनी होती है, माता पिता से मिली हुई तो व्यक्तिगत हो गई ना, सबकी आनुवंशिकता अलग अलग होती है, मतलब सबके जीन्स अलग अलग होते हैं। तो व्यक्तिगत कारक कौन सा जो अधिगम को प्रभावित करता है, तो आनुवंशिकता हो गई। अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो ये निराशा की भावना जो होती है ना, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, जैसे अभी हमने देखा ना प्रकार्यात्मक स्थिरता, जो फिक्स्डनेस बच्चों में आ जाती है, तो उस तरीके से सोचने लगते हैं अब हम पढ़ नहीं पाएंगे, हमारा बार बार असफलता हो रही है। तो इस वजह से जो नकारात्मक रूप से जो प्रभावित होते हैं, निराशा की भावना आ जाती है बच्चों में। लर्निंग इज नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। तो बच्चों में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। टीचर का एक कर्तव्य होता है कि बच्चों को अच्छी दिशा में भेजे और बच्चों में निराशा का भावना उत्पन्न न होने दे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 1 जरूर देखिएगा।